नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बायोलॉजी की प्रैक्टिस सीरीज नंबर 4 की, जिसका टॉपिक होगा रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है साथियों, इससे पहले भी 3 प्रैक्टिस सीरीज के टेस्ट बना दिए गए हैं, तो उनको भी आप लोग देख लेना ताकि आपका कोई भी प्रश्न न छूटे। आज का टॉपिक है रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं पहला प्रश्न इसका। ठीक है, तो पहला प्रश्न है इसका, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी और कब की थी। ठीक है, तो ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। मानव रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने की थी। विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने कब की थी? 1628 में। 1628 में की थी। किसने? विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने मानव रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी 1628 में। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रक्त परिसंचरण तंत्र पूर्ण करवाने में कौन कौन से अंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है साथियों, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक ही है रक्त परिसंचरण तंत्र, तो इससे संबंधित ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है, संभवतः पूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे, इससे पहले बाहर कोई भी परीक्षा में प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, एनटीपीसी, ग्रुप डी प्लस रेलवे, एसएससी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। रक्त परिसंचरण तंत्र पूर्ण करवाने में कौन कौन से अंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से होते हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहले अपना रक्त वाहिकाएं आएंगी। कौन सी? रक्त वाहिकाएं वाहिकाएं आती हैं। ठीक है, इसके अलावा अपना हार्ट आएगा यानी हृदय आता है, हृदय आता है, ब्लड। ठीक है, और लसिका, ये सभी क्या होते हैं? इसको पूर्ण कराने में महत्वपूर्ण अंग हैं क्या? रक्त परिसंचरण तंत्र, क्योंकि इन्हीं सबसे मिलकर क्या होता है? पूरा परिसंचरण तंत्र कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है तथा इसकी प्रकृति कैसी होती है। जहाँ तक सवाल है रक्त के लाल रंग होने का, तो लाल रंग होता है हीम वर्ण के कारण, यानी हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीम वर्ण पाया जाता है, जिसकी वजह से लाल रक्त होता है, जो भी हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, इसमें हीम वर्णक होता है। क्योंकि इसकी प्रकृति, प्रकृति यानी अम्लीय होता है, क्षारीय होता है और उदासीन होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है, क्षारीय होता है रक्त, और 7.4 इसका पीएच मान होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है। लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का निर्माण भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है? सामान्यतः इनका जीवन काल कितने दिन का होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन। ठीक है, 20 से 120 दिन तक होता है, और इनका भ्रूण अवस्था में निर्माण होता है। भ्रूण अवस्था यानी गर्भावस्था होती है, भ्रूण अवस्था में यकृत और प्लीहा में होता है। कहाँ होता है? प्लीहा में होता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आरबीसी का आकार किस प्रकार का होता है। ठीक है, आरबीसी का आकार किस प्रकार का होता है? आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो आरबीसी का आकार होता है उभया अवतल। ठीक है, उभया अवतल, क्योंकि ये बाहर से ऐसे उठा उठा सा रहता है और बीच में क्या रहता है? दबा सा। तो कैसा होता है? उभया अवतल इसका आकार होता है। इस आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड और कार्पकल्स। ठीक है, रेड ब्लड कार्पकल्स इसकी फुल फॉर्म होती है आरबीसी की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगर हम प्लाज्मा से थक्का जमाने वाली पदार्थ यानी प्रोटीन, फाइब्रोजन आदि को अलग कर देते हैं, तब प्लाज्मा को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा को क्या कहेंगे? सीरम कहते हैं, सीरम। ठीक है, अगर हम प्लाज्मा से फाइब्रोजन, प्रोटीन और थक्का जमाने वाले पदार्थ हटा देते हैं, तो उस बचे हुए पदार्थ को हम सीरम कहेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में, प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीनों का नाम लिखो। ठीक है, कोई दो, लेकिन अपने यहाँ पर बताएं कितने? 3 होते हैं। ठीक है, इसमें 3 पूछे गए हैं, 2, लेकिन टोटल कितने मुख्यतः कितनी होती हैं? 3 होती हैं। सबसे पहले कौन सी होती है? ग्लोब्यूलिन। ठीक है, दूसरी होती है एल्ब्यूमिन। ठीक है, और तीसरी होती है फाइब्रोनोजन। तीनों कहाँ में पाई जाती हैं? प्लाज्मा में पाई जाती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? इसमें थक्का जमाने वाली कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट। प्लाज्मा का रंग हल्का पीले रंग का होता है। ठीक है, कैसा होता है? हल्का पीले रंग का। इसमें थक्का जमाने वाली कौन सी प्रोटीन होती है? तो वह होती है फाइब्रोनोजिन। फाइब्रोनोजिन। ठीक है, फाइब्रोनोजिन होती है कौन सी? प्लाज्मा में, जो कि थक्का जमाने का काम करती है। जब चोट लग जाती है, ब्लड बाहर निकलता है, तो तुरंत ही थक्का जम जाता है। उसमें कौन सी प्रोटीन काम करती है? हवा के संपर्क में आगे फाइब्रोनोजिन प्रोटीन, जो कि थक्का जमवाती है। आगे बढ़ते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का अनुपात क्या है। ठीक है साथियों, तो यहीं पर समझ लेते हैं आरबीसी। ठीक है, आरबीसी अगर 600 हैं, ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी उनके अनुपात में 1 होगी, और 40 क्या होगी? प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है,
तो 600 और 600 अनुपात 1 अनुपात 40, ठीक है, ये इनका अनुपात होगा। बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के वैज्ञानिक नाम लिखो, ठीक है। वैज्ञानिक नाम से मतलब है कि मुख्य नाम क्या होते हैं। आरबीसी को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, ठीक है। और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। इसमें यही पूछा गया है, थ्रोम्बोसाइट, ठीक। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, कितने प्रकार की होती है, ठीक है साथियों। तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य तो होता है प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना, और ये कितने प्रकार की होती हैं, तो मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, कड़का विहीन और कड़का रहित, ठीक है। मतलब कड़का सहित और कड़का रहित, ठीक है। मतलब एक में कड़का पाई जाती हैं और कुछ में कड़का नहीं पाई जाती हैं, और दोनों को अगर मिला दिया जाए तो, क्योंकि दोनों को में कड़कामय होती हैं 3 प्रकार की, और कड़का विहीन होती हैं 2 प्रकार की, ठीक है। 3 प्रकार की होती हैं, जो कड़का वाली होती हैं वो होती हैं एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। और जो कड़का विहीन होती हैं वो होती हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। और लिम्फोसाइट में टी सेल और बी सेल पाया जाता है, ठीक है। तो ये कौन सी होती हैं, मुख्यतः वैसे अपन 5 प्रकार की ही बोल सकते हैं, लेकिन कड़काओं के हिसाब से 2 प्रकार की होती हैं, क्योंकि कड़काओं के उप प्रकार जो होते हैं वो 3 और 2 होते हैं, यानी 5 प्रकार की हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। जब डेंगू बुखार, मानव को जब डेंगू बुखार हो जाता है तो रक्त में किसकी कमी हो जाती है, ठीक है। जैसे ही तक किसी को डेंगू बुखार हो गया तो उसमें किसकी कमी हो जाती है, उसमें कमी हो जाती है प्लेटलेट्स की, ठीक है। प्लेटलेट्स की हो जाती है, यानी किसकी हो जाती है, बिम्बाणु की, यानी प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स की, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, रक्त में क्या क्या उपस्थित होता है, इतना प्रतिशत सहित बताओ। तो रक्त में प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा कितने % होता है, 55%, और रक्त कणिकाएं होती हैं 45%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोब्यूलिन और हेपेरिन प्रोटीन क्या कार्य करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोब्यूलिन जो कि प्लाज्मा की प्रोटीन है और इसमें वे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत कराने का काम करती है। हेपेरिन, हेपेरिन प्रोटीन का बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, यह रक्त को शरीर के अंदर जमने नहीं देती है। क्या नहीं करने देती है, जमने नहीं देती है, ठीक है। जैसे फाइब्रोइन क्या करती थी, जब बाहर रक्त निकलता है तो हवा के संपर्क में जमने देती है, और हेपेरिन अंदर शरीर में जमने नहीं देती है। इसी वजह से शरीर में रक्त बहता रहता है बिना जमी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सामान्य रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है तथा इसे किसके द्वारा मापा जाता है, ठीक है। तो सामान्यतः रक्त में 12 से 16 GM, ठीक है, पर 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, ठीक है। तथा इसे किसके द्वारा मापा जाता है, तो हीमोसाइटोमीटर के द्वारा इसे मापा जाता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की आकृति कैसी होती है, तो डब्ल्यूबीसी की आकृति कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, एक प्रकार से अमीबाकार होती है, ठीक है। अमीबाकार आकृति होती है। यह कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो जो ऊपर बता चुके हैं 5 प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार को कड़का के हिसाब से 2 प्रकार की थी, नहीं तो कितनी 5 प्रकार की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। सबसे अधिक व सबसे कम डब्ल्यूबीसी कौन सी होती हैं तो न्यूट्रोफिल्स सबसे अधिक होती है, कौन सी, न्यूट्रोफिल्स होती हैं जो वो सबसे अधिक होती हैं, और बेसोफिल्स होती हैं सबसे कम। बेसोफिल्स कौन होती हैं, सबसे कम संख्या में पूछा गया है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिम्फोसाइट कितने प्रकार की होती है, तो लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती हैं, टी और बी सेल, ठीक है, 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। जब व्यक्ति को भी एड्स कभी हो जाता है तो क्या है, टी सेल काम करना बंद कर देती हैं। फेगोसाइट सेल क्या है, तो फेगोसाइट न्यूट्रोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स और क्या नाम मोनोसाइट को मिलकर फेगोसाइट बोला जाता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट को मिलकर क्या बोला जाता है, फेगोसाइट बोला जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ल्यूकेमिया और एनीमिया क्या है। ल्यूकेमिया, ठीक है। ल्यूकेमिया में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी अपने आप बनने लगती है, यानी संख्या बढ़ जाती है, ठीक है, एक प्रकार कैंसर है। एनीमिया क्या होता है, इसमें आरबीसी की संख्या क्या होती है, घटने लगती है एनीमिया में, ठीक है। मतलब रक्त की कमी आने लगती है, यानी आरबीसी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो एनीमिया हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं। थ्रोम्बोसाइट किन किन के साथ मिलकर रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है, ठीक है। जैसा कि जानते हैं साथियों को, थ्रोम्बोसाइट क्या होती है, प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। यह रक्त पट्टिकाएँ होती हैं, रक्त पट्टिकाएँ विटामिन के साथ मिलेंगी, इसमें फाइब्रोइन प्रोटीन भी मिल जाती है, ठीक है।
और क्या मिल जाता है इसमें कुछ जैसे कैल्शियम और क्या नाम कैल्शियम आदि मिल जाता है, जिससे क्या होता है रक्त का थक्का जमाने में ये सारे तत्व मदद करते हैं। ठीक है, मुख्यतः क्या होता है विटामिन के और फाइब्रोनेल प्रोटीन और किसके साथ मिलेगा थ्रोम्बोसाइट के साथ मिलेगा। थ्रोम्बोसाइट की अवधि और आकार कैसा है, तो इसका आकार कैसा होता है अनिश्चित होता है, लेकिन अवधि मतलब इसका जीवन काल तो कितना लगभग 7 से 8 दिन का होता है, मतलब एक सप्ताह का होता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी तथा उन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो रक्त समूह की खोज की थी किसने, कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी इसकी खोज। ठीक है, उन्हें 1930 में इसके लिए क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। 1930 में उन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था कार्ल लैंडस्टीनर को। उन्होंने खोज की थी 1901-2 में। ठीक है ना। रक्त समूह की ए बी की खोज किसने की थी तो रक्त समूह ए बी की खोज की थी एड्रीनो स्टर्नी और डिकेस्टलो ने की थी। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। आर एच फैक्टर की खोज किसने की थी और कब की थी, तो आर एच फैक्टर की खोज की थी, ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर और बीनर ने मिलकर की थी। ठीक है, प्लस किसने, बीनर ने मिलकर की थी। और कब की थी, 1940 में की थी, 1940 में की थी। ठीक है साथियों। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सबसे पहले आपके पास इस प्रकार के प्रश्न पहुंच सकें। रक्त में एंटीजन कहाँ कहाँ पाई जाती है और किस पर पाई जाती है और किसकी बनी होती है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन इसमें सम्मिलित हैं। रक्त में एंटीजन पाई जाती है कहाँ पर, आरबीसी के ऊपर पाई जाती है। सबसे पहले तो इसको ध्यान देना है। ठीक है, देखो आरबीसी एंटीजन रक्त में कहाँ पाई जाती है, आरबीसी पाई जाती है। किस पर, मतलब आरबीसी पर। ठीक है, और किसकी बनी होती है, तो यह किसकी बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की। एंटीबॉडी रक्त में कहाँ पाई जाती है, एंटीबॉडी रक्त में प्लाज्मा में पाई जाती है, प्लाज्मा में पाई जाती है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रक्त समूह ए और बी में कौन सी एंटीजन होती है और कौन सी एंटीबॉडी होती है। ठीक है, तो रक्त समूह ए और बी में कौन सी, देखो अब होता क्या है कि एंटीजन से ही रक्त समूह का नाम पड़ा है। ठीक है, तो जिसमें जौन सा रक्त समूह नाम होगा वो तो इसमें एंटीजन होगी ही। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं रक्त समूह ए है और रक्त समूह बी है, तो इसका में कौन सी एंटीजन होगी, रक्त समूह ए में ए एंटीजन होगी, उसमें बी ही और बी में बी एंटीजन होगी। लेकिन एंटीबॉडी जस्ट उल्टे होंगे, इसमें बी एंटीबॉडी होगा काय में, ए में, और बी में क्या होगा, ए एंटीबॉडी होगा। ठीक है, जस्ट उल्टे होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, रक्त समूह ए बी में कौन सी एंटीजन होती है और कौन सी एंटीबॉडी होती है बताएं। नहीं, ठीक है, तो इसमें बताना ये है कि रक्त समूह ए बी में कौन सी एंटीजन होती है। तो रक्त समूह जैसे ए बी है, ठीक है, तो इसमें एंटीजन भी ए बी ही होगा। ठीक है, लेकिन जब दोनों जिसमें होते हैं तो फिर एंटीबॉडी तो इसमें होगा नहीं, तो इसमें एंटीबॉडी होता नहीं है। ठीक है, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, रक्त समूह 4 किससे रख ली जा सकती है, मतलब किसके द्वारा रक्त समूह ए पूछा गया, रक्त समूह ए किससे रख ली जाती है, मतलब किससे रक्त लिखना था यहाँ पर। ठीक है, रक्त ले सकता है तथा रक्त समूह बी किसको दे सकता है। ठीक है, तो रक्त समूह ए किस से ले सकता है, एक तो ए से ले सकता है, ठीक है, ए से ले लेगा और ओ से ले सकता है। ठीक है, और बी किस को दे सकता है, बी को तो दे ही सकता है, साथ में ए बी को दे सकता है, इसमें ए पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा रक्त समूह सर्वत्रग्राही और कौन सा रक्त समूह दाता है। ठीक है, तो ए बी प्लस क्या होता है, सर्वत्रग्राही होता है। ये कौन सा है, ग्राही। ठीक है, और रक्त समूह दाता कौन सा है, ओ माइनस। ठीक है, ये होता है दाता। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न। ल्यूकोडर्मा और ल्यूकोपेनिया क्या है। ल्यूकोडर्मा और ल्यूकोडर्मा क्या होता है, एक प्रकार की बीमारी होती है, त्वचा पर क्या हो जाता है, इस पे चकत्ते बनने लगते हैं त्वचा के ऊपर। ठीक है, डर्मा जुड़ा है ना, त्वचा ही संबंधित है त्वचा पे। ल्यूकोपेनिया क्या है, ल्यूकोपेनिया में WBC की मात्रा क्या होने लगती है, कम होने लगती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटलिस क्या है, तो होता क्या है कि जैसा कि आप जानते हो कि RH फैक्टर होता है। ठीक है, RH फैक्टर। ठीक है, तो RH फैक्टर होता है जो जे अगर महिला पुरुष हैं उनकी शादी हो जाती है तो क्या होता है कि अगर महिला
नेगेटिव वाली है और पुरुष RH फैक्टर प्लस वाला है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव वाला है। तो उनकी पहली संतान तो क्या होगी, सामान्य हो जाती है, लेकिन दूसरी संतान जब होगी तो क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो ये मतलब एक प्रकार का एंटीबॉडी बना लेती है दूसरे बच्चे के जन्म तक। इस वजह से इस क्रिया को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टिस फेटलिस, मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी केस को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा RH फैक्टर दूसरे RH फैक्टर वाले को रक्त दे सकता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इसमें क्या होता है, RH नेगेटिव वाला प्लस को दे सकता है, ठीक है, प्लस को तो दे सकता है, लेकिन प्लस वाला माइनस को नहीं दे सकता है, क्योंकि फिर वही ऊपर वाला जो बताई वही प्रक्रिया होने लगेगी, रक्त थक्का जम जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो माइनस वाला प्लस को दे सकता है, क्योंकि माइनस में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है ना कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। RH फैक्टर की समान किस बंदर में रक्त पाया जाता है। तो देखो इसमें RH फैक्टर का नाम भी पढ़ाया गया है कि रीसस नामक बंदर की वजह से, ठीक है। इस वजह से इसमें क्या है, जैसे इस प्रकार से RH फैक्टर होता है उसी प्रकार से उसकी रक्त भी पाया जाता है, ठीक है, उसी प्रकार की उसकी RBC में फैक्टर पाया जाता है। तो रीसस नाम का फैक्टर, उसी के नाम से RH फैक्टर पड़ा हुआ है, रीसस नामक बंदर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रक्त वाहिनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, नाम लिखो। रक्त वाहिनियाँ 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक पहले नंबर पे कौन सी होती है, धमनी होती है। दूसरे नंबर पे कौन सी होती है, सिरा होती हैं। तीसरे नंबर पे होती है रक्त केशिकाएँ होती हैं, ठीक है, केशिकाएँ होती हैं, यानी कैपिलरी, यानी आर्टरी, वेन और कैपिलरी, ठीक है। सबसे बड़ी रक्त वाहिनी कौन सी होती है, ना रक्त वाहिनी का व्यास कम होता है, ठीक है। तो प्रश्न में पूछा है सबसे बड़ी रक्त वाहिनी, सबसे बड़ी रक्त वाहिनी होती है महाधमनी, से अरोटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओर्टा बोलते हैं, ठीक है, महाधमनी, ठीक है। रक्त वाहिनी का व्यास कैसा होता है, कम होता है, तभी इस वजह इसमें क्या तेजी से रक्त बहता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्न किन रक्त वाहिनियों में ऑक्सीजन युक्त तथा किन में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है, ठीक है। तो ये तो साधारण सा प्रश्न है, ठीक है। धमनियों में क्या होता है, धमनी में क्या होता है, O2 युक्त यानी शुद्ध, और स्राव में क्या होता है, CO2 युक्त, स्राव में होता है CO2 युक्त, तो इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुपीरियर वीना कावा, इन्फीरियर वीना कावा क्या है, इनका क्या कार्य है, ठीक है। तो देखो सुपीरियर वीना कावा और इन्फीरियर वीना कावा दोनों स्राव हैं, ये क्या करती हैं, शरीर से रक्त को लाने का काम करती हैं। सुपीरियर क्या करती है, ऊपर से रक्त लाती है, सुपीरियर हृदय में क्या करती है, ऊपर से रक्त लाती है, और इन्फीरियर नीचे के अंगों से रक्त लाती है, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं आगे प्रश्न को। लाल रक्त कणिकाओं की कब्रगाह किसे कहा जाता है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो इन दोनों का उत्तर क्या है, एक ये स्प्लीन यानी प्लीहा, स्प्लीन यानी प्लीहा इसका आंसर है दोनों का, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किन रक्त कणिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है, किन में नहीं होता है, ठीक। तो देखो WBC में क्या होता है, ठीक है, उनमें केंद्रक पाया जाता है, लेकिन RBC का इसमें मुख्यतः ध्यान रखना है, RBC का परीक्षा में पूछा जाता है, RBC में क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, वयस्क RBC में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मानव के शरीर का रक्त का कितने % वजन होता है तथा भार में कितना होता है। तो इसमें सबसे पहले ध्यान देना है, इसमें ये पूछा गया है कि मानव का जितना शरीर का वजन होता है उसका रक्त कितने % होगा। तो 7 से लेके 8% के लगभग कितना होता है किसी भी मानव का रक्त होता है उसके वजन का, ठीक है। अगर लीटर में वैसे पूछा जाए तो 5 से 5.5 लीटर, ठीक है, 5 से कितना होता है, 5 से 5.5 लीटर होता है, ठीक है, ठीक है साथियों। ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे बायोलॉजी संबंधी, जो कि प्रश्न में पूछे जाते हैं, हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें अभी हृदय को और लसिका को ऐड नहीं किया गया है, जो कि अगले पार्ट में किया जाएगा, ठीक है साथियों। इनको एक एक बार देख लेना, 1-2 बार देख लेना, ताकि आपको ये प्रश्न आसानी से आप कर पाओगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।